बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा अहम व्लॉग है। मैं बड़ी अहम पर्सनैलिटी के हवाले से आज बात करूंगा, जाती अपना तजिया दूंगा। मीडिया सेंसेशन, हर सोशल मीडिया का बंदा उनका वेट करता है और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी लोग उनसे खासा टाइम मांग रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, अफजल शेख मरवत के हवाले से। बड़ी अहम स्टोरी आपके सामने रखूंगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, पीटीआई उनके साथ क्या कर रही है, वो चीज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, आपने सपोर्ट करनी है। बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आप तक पहुंच सके। आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, टल्ली सी 1 बजेगी, आपको एक मैसेज आ जाएगा कि जी नई वीडियो लग गई है। और थर्ड चीज, आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि तमाम चीजें आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। ज्यादा लंबे अरसे पे बात नहीं करूंगा, बात 9 मई के बाद की शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि 9 मई का वाकया होता है। 9 मई के बाद सुबह दोपहर शाम एक एरा चल पड़ा, एक वक्त चल पड़ा। वो वक्त किसका था? वो वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का था। जो लोग पीटीआई के साथ मरने जीने की कस्में खाते थे वो शाम को अपना रास्ता नाप रहे थे, तोल रहे थे। हालात ऐसे बन रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, वो जैसे आए थे वापस जा रहे थे। पीटीआई का कोई नाम लेने वाला कोई नहीं था। उसके बाद आप जानते हैं कि आम लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई, लोग भी डर रहे थे, मामलात इंतहाई खराब थे। इमरान खान साहब जो है वो सलाहों के पीछे जा चुके थे। तो हर बंदा जो पीटीआई का जो हर आदमी था वो एक डबल माइंड होके चल रहा था कि अब क्या होगा, और शायद कहीं पुलिस उन्हें पकड़ने ना आ जाए। तमाम लोग खामोश थे, पूरी पार्टी खामोश थी। सियासी वर्कर्स, जो सियासतदान जिनने मजे लिए थे 3-3.5 साल में, वो खामोश हो गए थे या वो पार्टियां छोड़ रहे थे। उस वक्त एक आवाज तुलू होती है, सामने आती है। वो कौन था? वो अफजल शेख मरवत था। और भी बहुत से वकला हजरात थे लेकिन वो खामोशी से काम कर रहे थे। लोग डर रहे थे, लोग बोलने से कासर थे क्योंकि हालात ऐसे थे। अफजल शेख मरवत ने इस पार्टी को रीयूनिट करने में, रीस्ट्रक्चर करने में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक पार्टी 1992 में बनी और एक पार्टी 9 मई के बाद बनी, और 9 मई वाली को बनाना ज्यादा मुश्किल था क्योंकि हालात बहुत खराब थे। अफजल शेख मरवत ने इसको रीयूनिट किया, रीस्ट्रक्चर किया, दोबारा से इस पार्टी को ऐसे खड़ा किया क्योंकि कोई भी लीडर मौजूद नहीं था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वो जेल से बाहर था, मतलब जो पार्टी छोड़ रहा था वो जेल से बाहर था, और जो पार्टी नहीं छोड़ रहा था वो आज तक जेल के अंदर है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब है, चौधरी साहब है, आप जानते हैं, और भी 2-3-4 नाम है। अफजल शेख मरवत ने कोशिश की, दोबारा से सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया और इलेक्शन जितवाने में अहम किरदार अदा किया। इलेक्शन जितवाने से मुराद जितनी भी सीट्स उनके पास आई, अभी तक भी वो कह रहे हैं कि जो हमारी सीट्स ज्यादा थी कम दी गई। फार्म 47-45 का भी मसला चल रहा है, आप भी जानते हैं। लेकिन जितना भी हुआ, क्योंकि पार्टी से निशान छीन लिया गया था, सारी चीजें थी, लेकिन अफजल शेख मरवत ने, वो वाहिद आदमी, मैं एक ही वाहिद आदमी को क्रेडिट, मेरी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं है, कोई गपशप नहीं है, सिर्फ ये है कि सर हाई कोर्ट हम जाते हैं, हाई कोर्ट के वो बाहर आके बातचीत करते हैं, बस इतनी ही है। शायद वो बाय नेम भी नहीं जानते, लेकिन जिसका जो क्रेडिट है उसे मिलना चाहिए, क्योंकि आप उनको, मुझे ये लगता है कि पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है। सबसे मेन वजह क्या है? मेन वजह यह है कि जब अफजल शेख मरवत साहब बाहर निकलते थे हाई कोर्ट से या अडयाला से, तो लोग, सोशल मीडिया उनकी तरफ भागना शुरू हो जाता है। अब लाजिम बात है कि पीटीआई के जो लोग हैं या कोई भी सियासतदान हो, वो अपना क्रेज तो चाहता है कि मीडिया मुझे सुने, मेरी लोगों तक पहुंचाए, मेरी सुनाए। अब बहुत से बड़े नाम भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं वहां मौजूद होता हूँ, तो बहुत से बड़े नाम भी हैं जो जाते हैं, हाई कोर्ट से बाहर निकलते हैं, अडयाला से बाहर निकलते हैं, लेकिन मीडिया उन्हें कवर भी करता है, बट नहीं उसके, उनका रिस्पॉन्स आवाम की तरफ से नहीं। आवाम कम सुनती है, आवाम अफजल शेख मरवत को ज्यादा सुनती है। आप अफजल शेख मरवत के नाकिद हो सकते हैं, उन पर तनकीद कर सकते हैं, मैं खुद उन पर तनकीद करता हूँ। उन्होंने जो मरीम नवाज साहिबा के हवाले से जो
ट्वीट किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था उन्होंने। अच्छा, एक और बात हुई कि आप वो जब शुरुआती प्रोग्राम जो उनके थे, वो एक प्रोग्राम में बैठे, वहां उनका अफनान साहब के साथ झगड़ा हो गया, मीडिया उनसे साइड मारने लगा। ठीक है, सबसे पहले तो ब्लैकआउट उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किया गया, फिर वो सोशल मीडिया पे आए, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं कि वो जुगत भी लगाते हैं, वो आज़ाद दिमाग भी है, सारी चीजें हैं। अब इस पे भी सवाल हो सकता है कि क्या उन्हें जुगत लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। बड़ा अहम जरा अहम एक आप कह सकते हैं कि ओहदे पे वो फाइज है। पीटीआई के वाले से बात करो, एमएनए भी वो बन चुके हैं, लेकिन आवाम क्यों शेख रशीद को पसंद करती थी? क्योंकि वो साथ साथ थोड़ी थोड़ी खुशगपियां भी करते थे। बात तो सारे कर लेते हैं, लेकिन ये सियासतदानों की रूटीन की बातें हैं, ये सीरियस बातें हैं। वो झूठ भी बोलते हैं, आपको पता है सारा कुछ झूठ ही चल रहा होता है, लोग इनसे तंग आ चुके। फिर एक ऐसा आदमी इन होता है जो पीटीआई को रिवाइव करवाता है, रीयूनिट करता है, मीडिया उसे दिखाना शुरू। अब उसमें बहुत से लोग इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं पीटीआई के, बल्कि सारे ही लोग इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि जी हमें साइडलाइन किया जा रहा है, जिसमें पीछे बयानात भी आपने सुने होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सारी चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। फिर आप जानते हैं कि अफजल शेख मरवत साहब एक, क्योंकि उनका एक अपना लॉजिक है, अपनी समझ है, वो पार्टी कुछ और बात करती थी, ये कुछ और बात करते थे, एक ही टॉपिक पे ये अपना तजिया देते थे, मुख्तलिफ हो जाता था। जैसे सुनिए इत्तेहाद पे उन्होंने तजिया दे, इस पे भी जाहिर है पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी थी, मरवत साहब एक तरफ खड़े थे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। जब इनसिक्योरिटी शुरू हो गई, पंजाब में एक वज़ीर आला थे, उनके एक मावन थे, उन्हें बाद में वफाक में लगा दिया गया था। वफाक में लगाने की वजह यह थी कि वो जो वज़ीर आला थे वो इनसिक्योर होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि अब डायरेक्ट काम करना शुरू हो गए थे। यहाँ पे इंसिक्योरिटी स्टार्ट हुई। जो लोग थे पीटीआई के, उन्हें लगा कि यार मीडिया ज्यादा इनको सुनता है। दूसरी बात यह है कि ये हमारी बात नहीं सुनते, जो भी हम बात करते हैं उसके अगेंस्ट ये बात कर देते हैं। तो डेमोक्रेसी तो इसी को बोला जाता है, जमहूरियत तो इसी को बोला जाता है कि वो एक अपनी सोच और फहम और फरासत अपनी सोच रखते थे और वो अवाम तक पहुंचाते थे, अवाम फिर भी सुनती थी। फिर महमद साहब ने कहा कि जी मैं पार्टी हूं, तो ठीक है वो पार्टी है, इंडिविजुअली हर बंदा पार्टी होता है जो पार्टी का हिस्सा होता है, इसमें बुरी बात तो कोई नहीं है। ये भी कुछ लोगों पे ग्रां गुजरी, और फिर ये पैगामात जो है वाडियाला जेल में पहुंचने लगे, खान साहब तक पहुंचाया जाने लगे। और मुझे नहीं पता इनसिक्योरिटी उन्हें फील हुई या उन्हें फील हो रही थी जो वहां, लेकिन ये है कि आप जानते हैं कि एक लिस्ट आती है जिसमें अफजल शेख मरवत का नाम हटा दिया जाता है कि वो आज के बाद खान साहब से नहीं मिलेंगे। ये बात सामने आती है, वो फिर भी खामोश होते हैं। फिर ये है कि उनके खिलाफ ट्रेंड शुरू करवाए जाते हैं, ये जो टाइगर्स है उनके खिलाफ ट्रेंड शुरू करते हैं। उन टाइगर्स को तब की याद रखनी चाहिए जब ये डरे सहमे हुए थे और पार्टी खत्म हो चुकी थी और अफजल शेख मरवत इसको दोबारा से शुरू कर रहा था, कोशिश कर रहा था, पुलिस उनके पीछे वजीरिस्तान तक जा रही थी। अच्छा, सबसे बड़ा इशू ये था कि अफजल शेख मरवत को ये गिरफ्तार क्यों नहीं करे? भाई क्यों गिरफ्तार करे? मतलब क्या वजह क्या थी कि गिरफ्तार, एक दफा गिरफ्तार भी हुए, लेकिन क्या वजह थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता? क्या पीटीआई के किसी भी दीगर किसी वकील को गिरफ्तार किया गया? बड़े बड़े नाम है, क्या शोएब शहीन साहब गिरफ्तार हुए, क्या गोहर साहब गिरफ्तार हुए, क्या इसके अलावा जाहिर है बड़े बड़े नाम थे, पंजोदा साहब हैं, सलमान साहब हैं, क्या कि कोई गिरफ्तार ना हो? जेल थाना अच्छी चीज नहीं है, मैं हमेशा बरमला ये चीज कहता हूँ, लेकिन वो भी तो गिरफ्तार नहीं हुए। फिर बाहर के मुल्कों से आप जानते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए थे जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते थे। अब इतराज ये था कि जी मरवत साहब एस्टेब्लिशमेंट को गालियां क्यों नहीं दे रहे? वो वजीरिस्तान जाते हैं, वहां वो पाक आर्मी के हक में नारे लगवा देते हैं। अब ये सबसे बड़ी वजह थी कि उन्हें ये था कि अफजल शेख मरवत को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, इनको मारा क्यों नहीं जा रहा? सबसे बड़ा इतराज ये था कि सर इनको, सर जब उनका फार्म हाउस तबाह किया गया, खरबों में करोड़ों खरबों में न योगी करोड़ों में तो उसकी कीमत थी, लेकिन वो खामोश रहे क्योंकि उन्हें पार्टी अजीज थी।
मैं एक बात अक्सर आपको कहता हूं कि सबसे खान का निकलने का सबसे बड़ा नुकसान किसको है? खान का निकलने का सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, वो पीटीआई के अपने लोगों को है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर वो निकल आता है, ये तो ये जो सारे अपना अपना वो बेच रहे, चीजें बेच रहे हैं, ये कौन खरीदेगा? ये तो बिकना बंद हो जाएगी, क्योंकि खान पे ही ये चीजें बिक रही हैं। तो जाहिर है जब खान साहब बाहर आएंगे तो फिर ये चीजें बिकेंगी कैसे? तो ये तो ज्यादा नुकसान इनको है। दीगर सियासी पार्टियों को भी होगा, लेकिन इनको ज्यादा नुकसान है कि खान साहब बाहर आएंगे तो इनका ये चीजें कैसे बिकेंगी? सबको इतराज। कल गुज़िश्ता दिन मेरे ख्याल में मरवत साहब के भाई को भी ओहदे से हटा दिया गया। अब ये क्यों हो रहा है? आप पुरान जो लोग पार्टियां छोड़ के गए थे वो पार्टियों में वापस आ रहे। अब मरवत साहब को इसलिए साइडलाइन में, वो एमएनए तो बन चुके हैं, वो तो उनसे कोई नहीं छीन सकता। अगर दोबारा वफाक के इलेक्शन नहीं होते या दोबारा मुल्क में इलेक्शन नहीं होते तो वो तो अपने 5 साल पूरे करेंगे। अब लोगों को ये भी जलन है कि वो इलेक्ट होके असेंबली तक क्यों पहुंच गए। तो बात करने का मकसद ये है कि हमेशा से ये ज्यादती पीटीआई में लोगों के साथ हुई है। मुझे अफसोस है इस चीज का कि अभी जो जाहिर है पुराने लोग वापस आ रहे हैं, जो मुश्किल टाइम में पार्टियां छोड़ के गए। जिन्होंने नहीं छोड़ी वो भी तो कायम है, और जिन्होंने नहीं छोड़ी वो ऑलमोस्ट 70-80 ईयर की उनकी उम्रें, और जो छोड़ के चले गए वो कुछ 50 से नीचे भी हैं, 50-60 के दरमियान भी है। तो ये तो बात ही खत्म हो जाती है ना। लोगों की यह ख्वाहिश है कि अफजल शेख मरवत को बंद किया जाए, मारा जाए, आजा बालमा तेरा इंतजार है, वो वाला काम किया जाए। तो अगर वो वजीरिस्तान में जाके एस्टेब्लिशमेंट के हक में नारे लगवा देते हैं, यहाँ वो बुरा भला नहीं कहते। आपके आधे से ज्यादा लोग जो हमारे सोशल मीडिया के हैं, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं तो आधे से ज्यादा फेक आइडियो के साथ कहते हैं। चलो वो मरवत सामने आके तो कोई बात करता है ना। मेरा कतन किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि मरवत साहब जो है, इन्होंने पार्टी को दोबारा खड़ा किया, नहीं तो ये पार्टी खत्म हो चुकी थी और सब लोग जो है वो तितर बितर हो चुके थे। लोग ऐसे दरवाजे ढूंढ रहे थे जहां से वो अंदर जाए और बाहर नजर ना आए। लोग अपने कानों में हाथ डाल चुके थे कि हमें पीटीआई का नाम न सुनाई दे, हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। और जो लोग अभी तक आम लोग जो बंद हैं, कैद है, उनके साथ अच्छा सलूक तो नहीं हो रहा होगा। जो आ रहे हैं वो अपनी स्टोरियां तो सुना रहे। सबकी मर्जी है कि मरवत साहब के साथ ये हो, और मेरी मर्जी कतन किसी भी सियासतदान के बारे में ऐसी नहीं है। बाहैसियत एक सहाफी कभी भी मेरी ये मर्जी नहीं है कि जी मरवत साहब के साथ या दीगर जो भी सियासतदान है, पॉलिटिशियंस है, वो किसी भी पार्टी के साथ उनके साथ ऐसा हो। सिर्फ क्या है कि आपने पुराने लोगों को वापस इन करना है, और जिन लोगों ने मुश्किल टाइम में आपके साथ खड़े हुए, आपने उनको वापस साइडलाइन करना है, क्योंकि आपके ख्वाब नहीं है। आपकी डील की बातें की जा रही है, डील की बातें की जा रही है, डील मिल रही है, तो इस वजह से जो लोग किसी को पसंद नहीं है आप उन्हें बाहर निकाल देंगे। तो मुझे बताएं कि अगर सारा कुछ आपने उसी तरह ही करना है तो ये बड़ा इतना बड़ा इनकलाब और मरवत जैसे लोगों को आगे लेके आना और फिर उनके साथ ये करना, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। मैं तो अफजल शेख मरवत की जितनी मेरी जिंदगी गुजरी है, जरा मैंने कम इस पीटीआई को देखा है, लेकिन इसका वर्क कम देखा है। जरा इलेक्शन से पहले हमें नहीं इतना पता था, तो जो चीज मैंने देखी है उसमें मुझे अफजल शेख मरवत जैसा मुझे लगता है कि लीडर पीटीआई के लिए नहीं मिला, जो लड़ भी सकता है, बोल भी सकता है और हर जगह खड़ा भी हो सकता है। कल का पता नहीं है, मैं आज तक की बात कर। तो अब ये जो ज्यादती है उनके साथ, आप जानते हैं कि बशीर साहब के वो मिलते हैं जो एंकर पर्सन है, उनको मिलते हुए बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं यार क्यों हर टाइम गुस्से में। उन्होंने कहा जी अजीब सा सिस्टम चल रहा है, क्यों ऐसा बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। यार मैं इस पार्टी के लिए मैं इतनी कुर्बानियां देता रहा, मैं भागता फिरता रहा, कभी मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, कभी गाड़ी पे जा रहा हूँ, कभी किधर छुप रहा हूँ, कभी किधर छुप रहा हूँ, तो ये मेरे खिलाफ ही ट्रेंड चल रहे हैं और मुझे ही टीम से फारिग करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा को अल्लाह ना करे इस तरह का वक्त पीटीआई पे आता है तो ये बाकी हजरात भी निकल जाएंगे।
और मुझे ये लगता है कि अगर अल्लाह ना करे दोबारा को वक्त आ जाता है तो कोई भी रहेगा नहीं। और मरवत साहब के लिए मैं कुछ 10% 20% या 50% मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि वो रुक जाए, या हो सकता है वो सियासत छोड़ दे, किसी पार्टी में न जाए, इतना वो कर दे। तो हर बंदा मजे करके छोड़ गया और अब वो मजे के लिए दोबारा आ रहा है। और जिन लोगों को ना मजा मिला, अपने नुकसानात, उनने उनके फार्म हाउसेज, उनकी गाड़ियां, उन पे हमले, उनको बंद किया गया, सारा कुछ किया गया, बल्कि उनको आप जानते हैं कि थ्रेट भी किया गया। काशी ओवैसी साहब के प्रोग्राम में मरवत साहब ने ये बोला कि जो मुझे थ्रेट किया जा रहा है। सर जिंदगी से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती। अभी वो मीडिया सेंसेशन बने हुए, वो सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए, इस वजह से लोग उनसे इंसिक्योर हो रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों ने बाकियों को दिखाना बंद कर दिया। अबे यार कैसे वो दिखाएं, कैसे? मुझे एक बात कहें कि अब ज़्यादा लोग नहीं देखना चाहते। आप किसी भी यूट्यूबर से पूछे ना, वो खड़ा होगा उससे पूछे, वो कहेंगे जी सबसे ज्यादा लोग मरवत साहब को पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं। तो अब उसमें मरवत साहब का क्या कसूर है कि लोग उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हो सकता है उनकी जुगते ही सुनना चाहते हो, उनकी हो सकता है कि कुछ वो नॉन सीरियस बातें करते हो वही पसंद करते हो, लेकिन बात तो है ना, लोग सुनना तो चाहते हैं। आप भी ऐसी गुफ्तगू कर ले। तो ये मेरा एक जाती तजिया है, आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या मरवत साहब वाकई जो है, वाकई उनके लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, ये मुश्किलात उनके लिए कम हो सकती हैं, और क्या पीटीआई के लिए मरवत साहब जैसे लोगों को की कुर्बानी पीटीआई को देनी चाहिए या उन्हें साथ रखना चाहिए? आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा, उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ साथ आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।